Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जिनमें आपको कंफ्यूजन रहती है. कुछ 2 सेट लगाएंगे, वैसे 60 करने थे बट हम करेंगे कितने 30 क्वेश्चंस. ठीक है बात कुल मिलाकर के. और ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको कंफ्यूजन रहती है वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही डिस्कशन होगा, जो ऑफिशियली आंसर्स सीटेट ने माने हैं और सही हैं. ठीक है बात. स्टार्ट करें फिर आज की कहानी. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. 6 AM कर दो टाइम को. ऐसा आपने सोचा भी कैसे? ये पाप है. सुबह के 6 बजे कह रहे हो हैं, सोए ना लोग. करेंगे 2 सेशन का टाइम कल से मैं फाइनलाइज करके फिर बताती हूँ. ये वाला तो अभी तक तो आप लोग उदय सर की क्लास ले ही रहे थे, अब आप मेरे साथ जुड़ गए. नहीं तो उसको 9 o'clock कर सकते हैं आराम से. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से. कुछ 30 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के पेपर 1 पेपर 2 जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं. लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे. स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को. और गर्मी लगनी शुरू हो गई है. हम आपको बाद में बताएं. गर्मी हो. स्टार्ट करेंगे. अगर हमें क्वेश्चन मिल जाएगा तो आज की डेट में ही स्टार्ट कर देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये लैंग्वेज 1 है और इसका ही लैंग्वेज 2 वाला पार्ट भी करेंगे, यानी 60 क्वेश्चन इस सेट के हम कर लेंगे. ये आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को ठीक से कर पा रहे हैं. ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है 106. देख लीजिए, थोड़ा कष्ट कीजिए देखने का और 106 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर कीजिए. फटाफट से आंसर कीजिए. क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर है. इससे ज़्यादा क्लियर और क्या लोगे. ये रूम हीटर को हम बंद कर देते हैं, नहीं तो गर्मी में उबल जाएंगे, है ना. उबलने का तो आजकल कोई साधन नहीं है. 31 से पहले, पेपर से पहले तो आप लोग उबलने भी नहीं देंगे, तक तो रहना ही पड़ेगा. देखो एक बार क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग. आइकॉनिक मोड जो है, सीखने का आइकॉनिक मोड किस सिस्टम पर बेस्ड है. पहला ऑप्शन है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज पर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सिंबल्स पर, तीसरा ऑप्शन है इमेजेस एंड डायग्राम्स पर, और लास्ट ऑप्शन कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पर. तो क्या कहेंगे आप? आपको ब्रूनर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम अगर याद ना आ रहा हो तो कर लीजिए. ब्रूनर ने 3 टाइप्स दिए हैं लर्निंग के. वैसे तो ये CDP में आता है बट CDP सबसे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं. उन 3 टाइप में पहला टाइप है एनेक्टिव, यानी बच्चा करके सीखता है, उसको एक्टिविटी कराओ. दूसरा टाइप है आइकॉनिक, यानी आइकॉन्स को, आइकॉन्स यानी इमेजेस को, पिक्चर्स को, डायग्राम्स को दिखा करके आप उसको सिखाओ. तो आंसर हो गया इसका C ऑप्शन. थर्ड इसका है सिंबॉलिक. सिंबॉलिक का मतलब है सिंबल्स से, जैसे आप अभी भाषा से सीख रहे हैं, ये सिंबॉलिक हो गया. इनएक्टिव है जब बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करानी ही पड़े आपको. ठीक हो गई बातें. तो आइकॉनिक मोड का मतलब है आइकॉन्स यानी इमेजेस से और डायग्राम्स से, पिक्चर्स के थ्रू सीखना. क्लियर हो गई ये बात. होपफुली आपको जो है दिक्कत नहीं हो रही होगी इस बात को समझने में, है ना. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा तो छोटा करना ही पड़ेगा हमें. क्वेश्चन नंबर 107 देखिए. 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये देखिए एक बार. While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. किसके एग्जाम्पल्स हैं? होमोग्राफ के. ग्राफ मतलब जो लिखे सेम जाते हैं. होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब लिखना. ठीक है बात. अगर मैं बात करूं यहां तो कुछ पेयर्स हैं, 2 पेयर्स दिए हुए हैं ABCD ऑप्शन में, और इसमें एक पेयर है जो होमोग्राफ है, उसको आपको पहचानना है, यानी लिखा सेम गया है. मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, स्पेलिंग भी सेम हो सकती, स्पेलिंग तो सेम होगी ही होगी, मीनिंग डिफरेंट होगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है, यानी उच्चारण. बताइए आंसर क्या होगा. कोई वॉर्म कह रहा है. देखो वॉर्म और टैपिड तो बिल्कुल ही अलग हो गया. ये तो लिखा भी सेम नहीं है, आवाज भी सेम नहीं है, सब कुछ ही अलग है. ये लीड और डैड डिफरेंट हैं, मिलते जुलते से हैं. ये मेल और मेल. ये होमोफोन है, होमोफोन है, ये होमोग्राफ नहीं है, क्योंकि होमोग्राफ होने के लिए लिखा हुआ सेम होना जरूरी है. यानी लेड मतलब मेटल. लेड नहीं होता, पेंसिल में भी होता है आई थिंक. और लीड है लीड करना, यानी डायरेक्शन देना.
ठीक, लेड और लीड जो है प्रोनाउंसिएशन में अलग हैं बट लिखे सेम गए हैं। ग्राफ का मतलब ही राइटिंग से होता है, तो यदि स्पेलिंग सेम है, बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, तो होमोग्राफ कहलाएंगे, चाहे आवाज यानी प्रोनाउंसिएशन अलग हो, चाहे उनका मीनिंग अलग हो। ठीक है बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी और आप क्लियर देख भी पा रहे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरे पे चढ़ करके बैठ गई हूँ, है ना। खैर, ये तो हुई एक बात, अब सही होंगी चीजें मेरे ख्याल में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 108 पर। आ साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम। साइट वर्ड क्या है? साइट वर्ड पे एक क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही रहता है। साइट वर्ड क्या होता है ये हमसे पूछा है, फटाफट से बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। बताइए, लव फ्रॉम बंगाल कह रहा है कोई, आंसर कीजिए फटाफट से। क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा। साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम, बताइए, दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जी नहीं, साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो बहुत ही जल्दी से रिकॉग्नाइज कर देता है, मीनिंगफुल उसको पता लग जाता है एक बार देख करके ही, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के। जैसे वर्ड लिखा है वोकैबुलरी, क्या आपको एक मिनट भी लगा इसको समझने में कि वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? आपको पता है, साइट वर्ड है, आप एक नजर में ही पहचान जाएंगे, है ना, पहली नजर में पहचान जाते हैं आप ऐसे शब्दों को। इनको हम साइट वर्ड कहते हैं क्योंकि साइट का मतलब है पहली नजर में पहचानना, यहां पे एटलीस्ट। ठीक, तो जैसे ही आप पहली बार देखते हैं आप पहचान जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होते रहते हैं आपके लाइफ में, ये जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम साइट वर्ड्स कह रहे हैं। ठीक हो गई बात, कोई समस्या परेशानी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 पर। तीसरा सवाल आज के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। इनमें से कौन सा एक मेथड सजेस्ट किया जाएगा प्राइमरी लेवल पर 1st to 5th तक ग्रामर को पढ़ाने के लिए, व्याकरण को पढ़ाने के लिए? फटाफट से बताओ, जल्दी से आंसर करो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाई कोई, देख लीजिए और सोचिए, और सोच लीजिए। प्राइमरी लेवल है, एग्जाम्पल टू रूल लेकर के जाओगे बच्चे को, बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल है, एग्जाम्पल टू रूल लेकर के जाओगे बच्चे को। मेरा सीटेट प्रैक्टिस सेट में 120 आ रहा है, 150 में से अबव डेली जाता है, क्या एग्जाम में भी ऐसा सिमिलर होगा? ये आप थोड़ा बहुत तो चलेगा राजीव शर्मा, थोड़ा बहुत तो अप डाउन जाएगा, और जहां तक है आप ही जाना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके बाद इतना स्कोर है तो मुझे लगता है अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस सेट है तो जाएगा, इससे ऊपर ही जाना चाहिए। बाकी आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखो 10-5 नंबर का तो लेकर के चलना चाहिए बफर, बाकी आप उस टाइम कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, क्या चीजें हैं, आसपास ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 90 पे पहुंच जाएगा। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड क्या है? एग्जाम्पल टू रूल, पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाएं। इंडक्टिव मेथड को हम ज्यादा इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ नोन टू अननोन चला जाता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, आंसर होगा इंडक्टिव मेथड। आगे बढ़ेंगे, अगर ये अपर प्राइमरी भी लिखा होता तब भी आंसर सेम ही होता है ज्यादातर केसेस में, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए एक बार। Flower and Hayes regarded which one of the following skills as problem creating? Flower and Hayes क्या हैं? व्यक्ति हैं जिन्होंने कौन सी स्किल को प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी कहा है और सॉल्विंग भी कहा है? बताइए एक बार, प्रॉब्लम क्रिएटिंग और सॉल्विंग दोनों कहा है। पहले तो लाइक शेयर कर दो, क्यों दुखी हो? आंसर कीजिए फटाफट से। तो ये स्किल है राइटिंग, जिसको सबसे कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है, जटिल भी माना जाता है। राइटिंग स्किल होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 111, फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शन वर्ड, कंटेंट वर्ड, लेक्सिकल वर्ड अलग अलग होते हैं। अब ये मुझे बता दीजिए फंक्शन वर्ड कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? फटाफट से आंसर कीजिए, फंक्शन वर्ड को पहचान करके आंसर कीजिए बहुत तेजी से। मुझे लगता है इंग्लिश कम लोगों के पास है, तभी आप लोग आज कम संख्या में नजर आ रहे हैं। बताइए फंक्शन वर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एंड जो है वो फंक्शन वर्ड है क्योंकि ये बीच में कहीं यूज होता है, अपने इंडिपेंडेंट इनकी कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं है जिससे ये कोई सेंटेंस ही बना दें अपने आप में। चैंपियन का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है वोकैबुलरी में, तो इसलिए कंटेंट वर्ड हो जाएगा या लेक्सिकल वर्ड हो जाएगा ये भी। ठीक, लेकिन एंड जो है वो एक कनेक्टिंग वर्ड है या बीच में फंक्शन करने वाला वर्ड है जो हेल्प करता है स्ट्रक्चर को बनने में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू से आप क्या समझते हैं ये बताइए।
रिव्यू से आप क्या समझते हैं ये बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। क्लियर किसको नहीं दिख रहा? क्लियर आंसर कीजिए फटाफट से। गैस करना रिव्यू कहलाता है, इवैल्यूएशन रिव्यू है, क्रिटिकल रिव्यू है या असेसमेंट रिव्यू है? कुछ नहीं तो मूवी रिव्यू ही याद कर लीजिए, है ना। मूवी रिव्यूज में क्या होता है? क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है कि सब एस्पेक्ट से मिला जुला करके ये कैसा रहा, जिस भी कंटेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसको आप रिव्यू करते हैं लगभग हर दिशा से, तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसको हम कहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 113, कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड। कंटेंट वर्ड्स को और क्या कहा जाता है? ये खूब रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। कंटेंट वर्ड्स को और क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से जवाब दो। कंटेंट वर्ड्स का सिंपल मतलब है लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स वो वर्ड्स जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है, जो अपने आप में अर्थ रखते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, लव हो, हेट हो, या अभी हम कुछ वर्ड्स देख रहे थे फंक्शन वर्ड्स के साथ, जिनका अपना एक मीनिंग है। इनको लेक्सिकल और कंटेंट दोनों शब्दों के नाम से जाना जाता है। अब चलेंगे 114 पर। क्लॉज मीन्स, क्लॉज का मतलब क्या है ये बता दीजिए। बताइए इस क्लॉज का क्या मतलब है? क्लॉज टेस्ट भी आता है ना आपके सामने, मिसिंग होते हैं उसमें कुछ कुछ आइटम्स, है ना। तो क्लॉज का मतलब होता है मिसिंग पार्ट, इसीलिए उसको क्लॉज टेस्ट कहते हैं हम, क्योंकि इसका मतलब है मिसिंग पार्ट। ठीक हो गई बात? यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 115 पर। लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग का आखिरी पड़ाव या स्टेज कौन सी है? लास्ट स्टेज कंट्रोल्ड होगी, या फिर हम कहें गाइडेड राइटिंग, या फिर फ्री राइटिंग, या एडवांस्ड राइटिंग? जल्दी से जवाब दीजिए, तभी जाकर के हम आगे की बात कर पाएंगे। आंसर कीजिए फटाफट से। 115 का सी, फ्री राइटिंग नहीं। फ्री राइटिंग तो ऐसी चीज है, आप ग्रामेटिकली गलत लिख रहे हैं तब भी लिख रहे हैं, जो मन में आ रहा है आपने एक डायरी उठाई, एक पेन उठाया और लिखते चले गए, ये है फ्री राइटिंग। इसको एडवांस्ड स्टेज नहीं कह सकते, इसको फाइनल स्टेज नहीं कह सकते। एडवांस्ड राइटिंग जो नेक्स्ट लेवल राइटिंग है वो है आपकी फाइनल स्टेज। ठीक, गाइडेड राइटिंग ऑब्वियसली कोई गाइड करेगा। फ्री राइटिंग में आपके मन में जो आ रहा है बस आपके एक्सप्रेशन पे जोर है कि आपकी अभिव्यक्ति हो जाए। कंट्रोल्ड राइटिंग है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको दे दिया है, उस हिसाब से आप लिख रहे हैं। लेकिन एडवांस्ड राइटिंग है जिसमें आप अपना थॉट लगा के एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116 पर। द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड। अल्फाबेटिक मेथड अल्फाबेट से शुरू होगा ऑब्वियसली, और अल्फाबेट के अंदर क्या है? लेटर्स हैं। 26 लेटर्स होते ही हैं आपके किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक, तो प्रोसीजर क्या है अल्फाबेटिक मेथड का, ये आपसे पूछा है। फटाफट से बताने का कष्ट कीजिए, जल्दी आंसर कीजिए। डी, अलग अलग आंसर कर रहे हैं आप लोग। डी में क्या है? लेटर्स तो ठीक है, चलो वर्ड से तो शुरू नहीं होगा। लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस नहीं, फ्रेज भी आएगा बीच में, क्लॉज भी आएगा बीच में, फ्रेज के बाद डायरेक्ट पैराग्राफ, फ्रेज के बाद सेंटेंस बनता है। तो ए ऑप्शन ज्यादा बेहतर है डी से। ठीक, लेटर्स ABCD, वर्ड्स कंबाइन होकर के बनेंगे, फिर फ्रेजेस बनेंगे दो वर्ड्स के से, या जो भी मतलब बेसिकली वर्ड कंबाइन होंगे, और इन फ्रेजेस से फिर सेंटेंसेस बनेंगे। तो ये हुआ अल्फाबेटिक मेथड, जो क्या कह सकते हैं बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। यू आस्क व्हाट हैज माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 words, अलॉट। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह का क्वेश्चन है, किस कैटेगरी में ये क्वेश्चन आएगा, ये बताने का थोड़ा सा आप कष्ट करेंगे। बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ। रिटोरिकल क्वेश्चन है ये। रिटोरिकल क्वेश्चन एक पॉइंट मेक करने के लिए, यानी एक पॉइंट को एक अपनी बात रखने के लिए कहा जाता है। इसका आंसर वापसी में नहीं चाहिए होता है। पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? नहीं ना, इसमें आंसर नहीं चाहिए सामने वाले को आपसे, बस उसको अपना पॉइंट मार्क करना है, अपनी बात को रखना है, झंडे गाड़ने हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नहीं चाहिए, उसने बोल दिया 2 words में अलॉट, आंसर थोड़ी देगा सामने वाला। तो उस तरीके से बात को प्रस्तुत किया गया है कि आंसर की जरूरत ही नहीं है। रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118 पर। स्पीड अच्छी चल रही है, मुझे लग रहा है मुझे आपको 60 क्वेश्चन ही करा देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, आगे कराऊंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधे लोगों को इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है, आधे लोग गलत बताते हैं, कई लोग सीटेट को ही गलत कह देते हैं इसके आंसर में। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 में ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, NCF 2005 की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश कैसी भाषा है भारत में? बहुत खुशी से आप लोग आंसर कर रहे हैं, और कई लोग अभी इस बात पे
दुखी हो जाएंगे, कहेंगे आपको नहीं पता, ये है वो है फलाना है। पहले तो लाइक शेयर करो, उसके बाद बात करेंगे। इसका जवाब टेढ़ा है। अगर आपका मन करे तो आप एनसीएफ खोल करके देखिएगा। आप एनसीईआरटी द्वारा गिवन, जो एनसीईआरटी ने पोजीशन पेपर्स दिए हैं 21, उनको खोल के देखिएगा। वहां पे जाइएगा, इंग्लिश वाला पोजीशन पेपर देखिएगा, उसके अंदर एक हेडिंग दी हुई है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक। इसके अंडर कहा गया है कि इंग्लिश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसके अंदर लेकिन आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो इंग्लिश की पोजीशन क्या है, एक सेकंड लैंग्वेज है, जिसके अंदर बात यह है कि बहुभाषी देश में भारत जैसे एक ग्लोबल लैंग्वेज का काम करती है, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये दूसरी भाषा है। जब भी ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे सेकंड। बिल्कुल जाकर के आंसर कीज चेक कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया है 2 मटेरियल का, वो चेक कीजिए। समझ में आए तो समझ लीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर जाएगा। वैसे तो इतना घुमा के क्वेश्चन एक बार पूछा है, जनरली सीधे सीधे पूछ लेता है। अगर ये ऑब्जर्वेशन ना लिखा हो, डायरेक्ट पूछे इंग्लिश एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सी भाषा है, आप कहेंगे ग्लोबल है। इंग्लिश एक मल्टीलिंगुअल देश में यानी कंट्री में, इंडिया है जो कि कैसी लैंग्वेज है, आप कहेंगे ग्लोबल है, ठीक। लेकिन जैसे ही कहेगा ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एनसीएफ में, तो ये सेकंड लैंग्वेज है। मल्टीलिंगुअल कंट्री या नॉर्मल अगर पूछेगा तब। 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार 14 में, 16 में, 18 में और 19 में, ठीक। अगर मैं बात करूं तो 2 बार आंसर है सेकंड और 2 बार आंसर है ग्लोबल। एक जगह पे क्या था, फॉरेन का या ग्लोबल का ऑप्शन ही नहीं था, तब सेकंड लगाया, क्योंकि ये दोनों है, ये सेकंड भी है, ये ग्लोबल भी है। सेकंड इसलिए क्योंकि हमारे देश में ये पहली भाषा नहीं है, तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की हेडिंग के अंदर भारत में इंग्लिश एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ये बात कही गई है। तो आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, ऑफिशियल आंसर की यही है जो मैंने अभी आपको बात बताई है, ठीक। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, और अगर डायरेक्ट पूछ ले बिना ऑब्जर्वेशन लिखे तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज है, या मल्टीलिंगुअल कंट्री में क्या है तो ग्लोबल लैंग्वेज है। क्लियर है बात? ऑब्जर्वेशन लिखा है तो आप सेकेंड लैंग्वेज कहेंगे बिना किसी डाउट के। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, रीड द एक्सचेंज। एक एक्सचेंज लिखा हुआ है, एक डायलॉग है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर ने कहा है, शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। भाई हमें गार्डन में जाकर के कॉरिडोर के पास देखना चाहिए उनके नाम क्या हैं जो फ्लावर्स वहां लगे हुए हैं कॉरिडोर में, है ना। देखिए क्वालिटी इंक्रीज कर दो। कौन रो रहा है? आप रोज रोज क्यों दुखी हो जाते हो क्वालिटी के नाम पे? 1 मिनट रुको, चेक करने दो। हम्म, जल्दी से बताओ। स्टूडेंट कहता है यस यस या, है ना। टीचर ने कहा यस मैम प्लीज। ये बताया है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ टीचर की, इसकी बात की जाए, यदि टीचर की बात की जाए, तो उन्होंने यहाँ ये दर्शाया है अपने शब्दों से कि ऐसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए। इससे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी और क्या लोगे? 480p पे भी इतनी सुंदर दिख रही है स्क्रीन। अपनी बात नहीं कर रही हूँ, उसमें कहने की क्या बात है, फैक्ट है वो, तो बात कर रही हूँ। खैर, इसे नार्सिसिज्म का नेक्स्ट लेवल कहते हैं। टीचर शैल वी गो आउट। देखो टीचर ने ये दर्शाया है अपनी बात से कि बच्चे को पोलाइटली यही बात कैसे कहनी है। तो हम कह सकते हैं रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। ये जो लैंग्वेज का फंक्शन था, इस बात को कहना था, इसको पोलाइटनेस से जोड़ दिया कि इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यस यस या की जगह यस मैम प्लीज भी कह सकते हैं, ठीक है। यस मैम प्लीज भी कह सकते हैं, पोलाइटनेस दिखेगी आपकी भाषा में। क्लियर हो गई बात? तो जो लैंग्वेज का फंक्शन है, जो कार्य है उस वाक्य का, उसको पोलाइटनेस के साथ जोड़ दिया टीचर ने। होपफुली आप ये बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे। 120th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हम इसके साथ कंप्लीट कर लेंगे, 15 और बचेंगे फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट? कौन सा एक मेथड है जो बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के दूसरी भाषा को सिखाने की बात करता है? बताइए फटाफट से। कौन सा एक मेथड है जो बिना प्रिंटेड टेक्स्ट के दूसरी भाषा को सिखाने की बात करता है? जल्दी बताइए। अब तो दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, पहले वाला नहीं दिख रहा था। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। सब अपनी मर्जी से अलग अलग आंसर कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लैंग्वेज इमर्शन होगा। चारों तरफ जो है भाषा का ही प्रयोग है, जहां जाओगे भाषा ही मिलेगी, पूरे माहौल में भाषा ही है, ठीक है। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, है ना। ऑफिशियल आंसर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आगे बढ़ेंगे।
कुछ 15 क्वेश्चंस और करेंगे। यहाँ तक आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए आप देख लीजिएगा और बता भी दीजिएगा। अभी कुछ 15 क्वेश्चंस और करेंगे तभी ओवरऑल देखेंगे कि आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत। ठीक है बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। 136 से 136वां सवाल देखिए, है ना। देखिए, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज देखिए, भाषा में, एक लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी को क्या कहेंगे? देखिए फटाफट से, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड, फटाफट से बताइए। सिमेंटिक्स कहा जाता है। मीनिंग की स्टडी सिमेंटिक कहलाती है, ये प्रॉपर सेंस की बात करता है। ठीक। सिंटैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, लैंग्वेज के रूल गवर्न सिस्टम से रिलेटेड है सिंटैक्स, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी प्रॉपर एक ब्रांच है जो मीनिंग पे स्टडी करती है, मतलब मीनिंग की स्टडी करेगी एक तरीके से। थोड़ा सा डिफरेंट है सिमेंटिक से, क्योंकि सिमेंटिक का यहाँ मतलब था कि आप सेंस या एक प्रॉपर मीनिंग जिस तरीके से आप यूज करते हैं लैंग्वेज में उस तरीके से कैसे जाएगा। ये तो प्रॉपर खोज करती रहती है, ये एक डिफरेंट चीज हो गई। थोड़ा सा अंतर इसमें है। लिंग्विस्टिक्स तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ठीक। क्वेश्चन 137 देखिए, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स। टीचर ने स्टोरी सुनाई है किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, पशुओं के बारे में। चिल्ड्रन कैन मेक एनिमल नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल। मतलब स्टोरी सुनाई है, जिक्र आया स्टोरी में शेर का, तो बच्चे आवाजें निकालना शुरू कर दिया। बिल्ली का जिक्र आया तो बिल्ली की तरह आवाजें निकालनी शुरू कर दी, ऐसे रिस्पॉन्सेज करने शुरू कर दिए। इसका आंसर आप बताइए फटाफट से। बहुत ही आसान है, कई बार पूछा जा चुका है। TPR अप्रोच कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चे जैसे टीचर ने रिस्पॉन्स करने को कहा है वैसे वो कर रहे हैं, यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। आपने देखा होगा क्लासरूम में ऐसे हाउ ब्लाउ बन के पूरा हाथों का, मतलब पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे साथ में, जैसे जैसे टीचर कह रहे हैं वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उनका सेम है। ठीक। ये कोई ग्रामर ट्रांसलेशन या बाकी चीजें नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते तो बी हो जाता, अगर अनुवाद की बात होती तो ट्रांसलेशन हो जाता। रीडिंग अप्रोच, रीडिंग की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। Any of a wide variety of exercises, activities or devices used in the language classroom for realizing lesson objectives is known as, यानी कि wide variety of exercises, exercises मतलब प्रैक्टिस चल रही है, एक्सरसाइजेस हैं, एक्टिविटीज हैं, डिवाइसेस हैं, वेज मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, क्या कहलाएगा ये? फटाफट से बताओ। इसको कहेंगे हम मेथड, टेक्निक, सिलेबस या अप्रोच। इसको हम टेक्निक कहेंगे, जिससे जुड़ जाएंगे मेथड भी, जिससे जुड़ जाएगी अप्रोच भी। ठीक है बात। तो ये टेक्निक होगी जो दोनों से विशाल है, बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ अ लैंग्वेज कोर्स फॉर रेमेडियल टीचिंग, यानी रेमेडियल टीचिंग के लिए जो टेस्ट लिया जाता है कोर्स के अंत में, उसको क्या कहते हैं? ये है क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताओ। इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या पता लगाता है? निदान करता है, यानी गैप्स का पता लगाता है, एरर्स का पता लगाता है, कैसे आगे ठीक करना है ये पता लगाता है। उसके बाद फिर रेमेडी दी जाती है डायग्नोस्टिक के बाद, और ये पूरी प्रोसेस रेमेडियल टीचिंग के अंदर आएगी, या डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आएगी। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यानी ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर हैं भाई, इसके साथ ये वर्ब यूज होती है, इसके साथ ये फॉर्म यूज होती है। एक कंट्रोल्ड मैनर में कैसे आप प्रैक्टिस करा सकते हो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की? बताइए। कंट्रोल्ड सिचुएशन में, फटाफट से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही बात है, गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है बात। गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस होती नहीं है वो, जैसे क्लॉज टेस्ट टाइप्स, बीच में कुछ कुछ गैप्स हैं, बच्चों को अपना दिमाग लगा के वो स्ट्रक्चर फिल करना होगा, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ कौन सा वर्ड आएगा, कहाँ कौन सी फॉर्म आएगी। तो गैप फिलिंग एक्सरसाइजेस बेहतर हैं। बाकी चीजों से अगर तुरंत आप करेक्ट करते रहेंगे तो इससे बच्चे का खुद का दिमाग नहीं लगेगा, बल्कि वो सही और गलत में खुद को प्रूव करता रह जाएगा। इससे ग्रामर की कंट्रोल्ड प्रैक्टिस नहीं होगी, ये अपने आप में ओपन एंडेड सा थॉट है कि ऐसे लिख लो बैठ करके। ठीक। एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, सिर्फ यूज एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि बच्चा खुद उसको भरे, खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई ये किस प्रकार का सेंटेंस है? एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके कभी कभार ग्रामर से भी आ जाते हैं, बताइए। स्क्रीन तो दिख रही होगी यार आपको, बहाने तो मत लगाया करो कम से कम।
फटाफट से आंसर करो बहुत तेजी के साथ। सी, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ेंगे 142 पर। 142, which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeably with each other? यानी ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ नहीं, यानी आपस में दो मेथड एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते। ऐसे इन चारों में से कौन सा एक मेथड है बताइए जो एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज नहीं किया जा सकता? बताइए फटाफट से। आप कह रहे हैं सी ऑप्शन यानी डायरेक्ट मेथड। बिल्कुल, डायरेक्ट मेथड क्या है, इसको नेचुरल मेथड भी कह देते हैं। यानी इसमें आप सिर्फ टारगेट लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, जिस भाषा को आप सिखाना चाह रहे हैं उसी भाषा का यहाँ प्रयोग होगा और बाकी किसी की जरूरत इसमें नहीं होती, कोई और मेथड साथ में नहीं होता, ना ट्रांसलेट करेंगे आप। तो रेफरेंस मेथड मतलब आपने बीच में रेफरेंस दे दिया अपनी जो भी मदर टंग है। इंसिडेंटल मेथड में कोई एक इंसिडेंट पे ही उस टारगेट लैंग्वेज को यूज किया, कोरिलेटिव में रिलेट कर दिया। बट डायरेक्ट मेथड में 100% टारगेट लैंग्वेज का ही यूज होता है, इसको किसी और मेथड के साथ आप मिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गई बात। तो आंसर क्या रहा आपका? आंसर रहा 142। आगे बढ़ेंगे 143वां सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, ट्रू है? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑल फॉर्मेटिव टास्क, सीसीई के 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। फटाफट से आंसर कीजिए। ऑल फॉर्मेटिव यानी एफए के जो टास्क होते हैं असेसमेंट के लिए बने होते हैं सारे। असेसमेंट्स नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन, या फिर हम कहेंगे while all formative tasks are meant for improving teaching learning some are used for assessment too। तो ये बात आपकी सही है कि कुछ जो फॉर्मेटिव टास्क हैं जो एफए हैं वो इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो असेस करने के लिए, बच्चे के आकलन के लिए कि उसने कितना सीखा, इस चीज को भी जांच लेते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, मतलब डी ऑप्शन ही सही है बाकी सब में। और बढ़ेंगे क्वेश्चन 144 की तरफ। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड। एक होती है मदर टंग यानी मातृभाषा जो बच्चा अपने घर से सीख के आता है, दूसरी होती है टारगेट लैंग्वेज जिसको आप स्कूल में सिखा रहे होते हैं, जनरली ये इंग्लिश है, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। तो मदर टंग के इन्फ्लुएंस को कैसे टीचर मिनिमाइज कराए? मिनिमाइज का मतलब क्या है? जब दूसरी भाषा बोले तो बच्चा अपनी भाषा में बार बार फिसल के ना पहुंचे, वो टारगेट लैंग्वेज को ही यूज करे। तो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है उसको मिनिमाइज कराने का कौन सा तरीका बेहतर है? मदर टंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, एग्जाम्पल्स देना मदर टंग से, या फिर गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, या फिर गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। देखो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप धीरे धीरे जो टारगेट लैंग्वेज है उसको बढ़ाते चले जाएं, उसमें धीरे धीरे आप इनपुट्स देते चले जाएं। बच्चा बोलता है कि क्या मैं शौचालय जा सकता हूं, तो आप उसको धीरे धीरे इनपुट देते जाएं कि इसको ऐसे कहते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम और समथिंग लाइक दैट। तो आप धीरे धीरे उसको सिंपल जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें छोटे छोटे बढ़ते हुए क्रम में इनपुट्स देते जाएं, जिससे उसकी जो मातृभाषा का प्रयोग है वो कम हो जाएगा और टारगेट लैंग्वेज वो सीखने लगेगा। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो आगे बढ़ेंगे 145 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर? यानी कि इनमें से कौन सा एक एरर ऐसा है जो हम जब अपनी मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं भाषा को तब आता है? बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, सोच समझ करके आंसर कीजिए कि कौन सा ऐसा एरर है जो मदर टंग से ट्रांसलेशन की वजह से, मदर टंग से जब आप टारगेट लैंग्वेज में करते हैं ट्रांसलेट तो आता है। बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। 145 का थर्ड कह रहा है कोई, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश में कि भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आर यू गोइंग बाय द ट्रेन, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, या फिर द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन। बताइए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बात है स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन, गिविंग हो गया कि दे रहे हैं, हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेट करने पे ये गलती होती है, जबकि यहाँ टेकिंग आएगा, सेटिंग आएगा, है ना, लेकिन अटेम्प्टिंग आएगा, लेकिन गिविंग नहीं आएगा।
गिविंग टीचर के लिए आ सकता है कि भाई पेपर दे रहा होगा टीचर, दे मतलब बांटने को कह सकते हो आप, लेकिन यहाँ टेकिंग आएगा, सिटिंग आएगा, कुछ और आएगा, बट गिविंग नहीं आएगा। ठीक, किसको दे रहे हैं बच्चे? आगे बढ़ेंगे 146 पर। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, भाई रीडिंग स्किल को आप बेहतर तरीके से डेवलप करा सकते हैं, कैसे बताइए फटाफट से। आंसर्स एडवांस में लिख करके, या फिर एक दिल है कितनी बार जीतेंगे, बार बार सर, फटाफट से आंसर कीजिए, इसी बात पे गर्म पानी पियेंगे। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ, जल्दी से आंसर कीजिए। डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, रीडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी ऐसे। राइटिंग आंसर्स ऑन द टेक्स्ट नहीं, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, ये तो बहुत ही प्यारा शब्द है पेडागोजी के लिए। भाई कॉन्टेक्स्ट में बच्चा प्रयोग करने लगे, समझने लगे वर्ड को, ठीक है। सिर्फ क्विज और प्लेइंग गेम्स से नहीं आएगी रीडिंग, रीडिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा उसको। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का इम्प्लीमेंटर यानी कि अनुप्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन होगा? टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट या करिकुलम, बताइए। इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन कौन होगा? आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी से। नहीं, इम्प्लीमेंटर जो है क्लासरूम में चाहे आप कितनी भी पॉलिसीज बना दीजिए, यदि शिक्षक ही फॉलो ना कर रहा हो तो कहां से इंप्लीमेंट होगी एजुकेशन के रूल्स और जो भी है? तो टीचर होगा इसका सही आंसर, शिक्षक है। इम्प्लीमेंटर की बात हो रही है, ये सब बन गया, और टीचर क्लास में सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है बच्चों के? शिक्षक है। शिक्षा प्रणाली तो बाद में आएगी ना, फिर बाद में तो जा रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर बुरा भला सुनाने के आपने ये चीज फॉलो नहीं की, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? शिक्षक। आ लिसनिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस कोई भी उद्दीपक, इनपुट कह सकते हो आप यहाँ पे, क्या होगा एक लिसनिंग स्टिमुलस? फटाफट से बताइए। प्रेजेंट्स इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर इट। इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, या फिर एनेबल्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क, या फिर फोर्थ ऑप्शन प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा डी ऑप्शन, प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। भाई आप एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी प्रेजेंट कर रहे हो, लिसनिंग स्टिमुलस का मतलब है बच्चे को सुनने का मौका मिले, चाहे आप वो फोन पे कुछ सुन रहे हो, आप बच्चों को मौका दे रहे हो एक इंफॉर्मेशन सुनने का, जैसे आप डायरेक्शन दे रहे हो बच्चों को, आपने इंग्लिश में डायरेक्शन दी कि यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है, या दिल्ली में है तो क्या है, इंग्लिश में बोल रहे हैं आप, अब उसको सुनने को जोर देना पड़ेगा, लिसनिंग स्टिमुलस हो गया क्योंकि उद्दीपक है जिसमें उसको सुनना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर हो गया 148। सिर्फ डिस्कस करना लिसनिंग स्टिमुलस नहीं है, सबसे बेहतर है कि जब वो डायरेक्शन सुन करके उस पर रिस्पॉन्ड करेगा तो पूरा ध्यान उसका होगा सुन करके समझने पे, तो लिसनिंग स्टिमुलस अपने आप बन गया है। इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज taught a topic in the class and no student asks questions in her class then maybe, मतलब एक शिक्षक ने टॉपिक को तो पढ़ा दिया बट कोई भी बच्चा उसकी कक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछता। भाई अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो चलेगा कैसे? क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसका मतलब है कोई डाउट ही नहीं है बच्चे को, ऐसा कैसे पॉसिबल है? डाउट्स तो आज तक आपके खत्म नहीं होते, इतने बड़े हैं आप, बताइए। भाई क्वालिटी सुधारिए, यहां से स्क्रीन एकदम क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप बच्चे की गलती बेवजह नहीं निकाल सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप अपने मेथड में, अपने तरीके में गलती निकालते हैं। शी हैड बीन एन एक्सीलेंट टीचर, ये क्या बात हुई? मतलब कोई गलती, कोई डाउट ही नहीं आएगा बच्चे का। कौन सी दुनिया की ऐसी क्लास है जहां पे डाउट्स ना आते हों कभी? वॉट एवर वॉज टॉट वॉज बियॉन्ड दी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बात हो सकती है कि ऐसा हो कि उनकी समझ से ही परे हो जो पढ़ाया गया है, सर से ऊपर से चला गया हो, ऐसा पॉसिबल है। ऑल द स्टूडेंट्स आर एट अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, अपनी मर्जी से कुछ भी। देखो डाउट्स या डिस्कशन तो जरूरी है क्लासरूम में, अगर डिस्कशन बिल्कुल ही ना हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है 150। द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज, इस पे आप लोगों को बड़ी समस्या बनी रहती है कि स्ट्रक्चरल ग्रामर के फाउंडर कौन है, जन्मदाता कौन है स्ट्रक्चरल ग्रामर के।
न्यूफील्ड, चैपमैन, चॉम्स्की या फ्राइज। अब आप कहीं गूगल करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको मिलेंगे चॉम्स्की, बट इसका आंसर चॉम्स्की था नहीं, बोर्ड ने माना नहीं, आंसर है इसका फ्राइज। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जो सही है, जो बोर्ड सही मानता है, हम उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पंगे लेंगे तो एक नंबर चला जाएगा। आप आंसर की में वो करते रह जाना, क्या बोलते हैं उसको, चैलेंज, और सही फिर भी नहीं होगा वो, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले भी, चैलेंज करने के बाद भी नहीं होता कुछ भी, और ये गलत नहीं है बाय द वे। तो आंसर आप याद रखेंगे फ्राइज। ठीक है बात, फ्राइज। स्ट्रक्चरल ग्रामर की बात हुई है क्योंकि इसलिए। ठीक, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने तीर मारे, ये हमें आप बताएंगे अभी के अभी, तभी जाकर के आपको सोने का मौका मिलेगा। और किसी के कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो, आज जल्दी सेशन समाप्त हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ डाउट्स जो मुझे दिख जाएं इतनी तेजी से, वो आपको बताए जाएं। दूसरी क्लास का टाइम मैं कल कंफर्म करूंगी, है ना, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। फटाफट से कीजिए, क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। इंग्लिश से डर लग रहा है, जिस जिस चीज को पढ़ोगे नहीं, पहले तो लाइक शेयर करो यार, लाइक शेयर नहीं करते जब देखो। यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन दिखती रहती है, 6800 लोग देख रहे हैं, 6900 लोगों ने लाइक किया है, अब 6000 लोगों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। खैर, तो 35 मिनट्स में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बहुत ही अच्छी स्पीड कहेंगे इसको। और बताइए, किसी की कहीं समस्या हो तो बताओ। चैप्टर वाइज कराया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर्स कराए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिखेंगे इंग्लिश पेडागोजी में, चाहे किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और बताओ। 20 आउट ऑफ 30, 25 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30 कौन है ये? बहुत बढ़िया, सही है। 23 आउट ऑफ 30, बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं, थोड़ा स्लो कमेंट नहीं कर सकते हो कि पढ़ पाए कोई इंसान है। यूपीटेट के बैच में मेरे सेशंस होंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आई थिंक 3 दिन मैं लूंगी क्लास, बता दूंगी अभी फाइनल करके कौन से 3 दिन लूंगी। ठीक है, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। आप भी रिवीजन करते रहिए इस टाइम पे, जो जो काम मुझे कराना है वो मैं कराती रहूंगी, उसके लिए टेंशन लेने वाली आपको बात ही नहीं है। खत्म करें आज की कहानी यहीं के यहीं। कोई और समस्या परेशानी हो तो बताओ। टुडे इज माई बर्थडे, नाम तो निकल गया आपका, बस ये हैप्पी बर्थडे कह देंगे हम आपको हैप्पी बर्थडे कहेंगे इसी खुशी में। ठीक है, चलो यूनिवर्सल ग्रामर की बात चॉम्स्की करते हैं। अरे धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं फिर 9 बजे, और मतलब 9 बजे, 9:30 बजे उसी टाइम शाम को। और उसके अलावा दूसरा सेशन होता है तो मैं बता ही दूंगी, वैसे कोशिश करूंगी कल से 2 सेशन ले पाऊँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, गुड नाइट। रिवीजन करते रहो, सारी प्लेलिस्ट देख लो, सीडीपी की, हिंदी की, इंग्लिश की, ईवीएस की, मैथ्स की, जितने बने हुए हैं एटलीस्ट उतनी देखो। मैराथन मैं इस मंथ भी कराऊंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, कल मिलेंगे।